अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द मुनीब टिप्स। शुरू कर रहे हैं जनाब नई किताब जो मार्केट में आ चुकी है। मैं पहले बता चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को शुरू करा दी है। किताब का नाम है कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप। पिछले साल भी नई किताब आई थी मगर वो काफ़ी लेंथी थी, तो फिर उसका स्मार्ट सिलेबस बनाया गया था और अब उसी के बेस पे ये नई किताब बनाई गई है। मगर बड़ी शानदार किताब बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। पेक्टा वालों की तरफ से ये किताब पब्लिश की गई है। चैप्टर 1 का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, साख्त और खिदमत। हर चैप्टर की 2 वीडियोस बनाएंगे, एक में शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज करेंगे और एक में लॉन्ग करेंगे। और चलते हैं किताब के अंदर। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं इसकी स्कीम क्या है और इसका पेपर पैटर्न क्या है। किताब आपके सामने ओपन हो चुकी है अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। इसके जनाब टोटल जो है वो 8वीं में 8 चैप्टर हैं मैट्रिक के अंदर। और इसमें कुछ मैंने ये कलर दी हुए हैं, उसकी वजह आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 3 जो है और 5 चैप्टर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है, इनमें से बहुत शॉर्ट आएंगे पेपर स्कीम के मुताबिक। जबकि चैप्टर 1 से एक पक्का लॉन्ग आएगा, 4 से पक्का लॉन्ग आएगा, छठे से या 8वें से एक लॉन्ग आएगा। तो लॉन्ग्स वालों के लिए ये 4 चैप्टर सही तैयार करने हैं। दूसरा जो मुतारा पाकिस्तान, आप मेरी नई किताब देख रहे हैं, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया था आपको कि मुताला पाकिस्तान का पेपर एक्सरसाइजेज में से आएगा एमसीक्यूज को छोड़कर। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है तकरीबन 80% शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइजेज में से आएंगे और कुछ अपने पास से भी दिए जाएंगे, मगर होंगे किताब के अंदर से। आपको मैं बता देता हूँ, ये देखें, 10 एमसीक्यूज आएंगे, 50 नंबर का पेपर होगा, टाइम 2 घंटे होगा जिसमें से एमसीक्यूज का टाइम 15 मिनट होगा और बाकी जो 40 नंबर का पेपर है उसका टाइम 1 घंटा 45 मिनट होगा, वही 9th की तरह। 10 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें से चैप्टर नंबर 2 और 7 से 2 एमसीक्यूज आएंगे और बाकी तमाम 6 चैप्टरों से एक एक आएगा, तो 10 पूरे हो गए। लिखा हुआ जी के मुकम्मल किताब में से लिए जाएंगे, हर जगह से आएंगे। याद रखें, लॉन्ग क्वेश्चन अगर सही तैयार ना हो तो फिर एमसीक्यूज नहीं कर सकते आप। उसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आएगी। पहले हिस्से में 6 में से 4 शॉर्ट करने होंगे। इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से 1 शॉर्ट आएगा, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर 3 बहुत अहम है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कोई से 4 सवाल ये ऊपर मेंशन हुए हुए हैं। पर्चे में मुकम्मल किताब में से आएंगे, एक्सरसाइजेज नहीं लिखा हुआ, इसलिए एक्सरसाइजेज से हट के भी सवाल आ सकते हैं। उसके बाद अगले से में फिर 6 में से 4 शॉर्ट करने होंगे, 2-2 नंबर का। इसमें से चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी से में फिर 4 शॉर्ट आएंगे। ये 4 शॉर्ट जो ये 6 शॉर्ट जो हैं ये 3 चैप्टरों से 2-2 करके लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 शॉर्ट, चैप्टर 7 में से भी 2 शॉर्ट और चैप्टर 8 में से भी 2 शॉर्ट। और सबसे अहम चीज़ है लॉन्ग क्वेश्चन। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 3 में से 2 लॉन्ग करने हैं। चैप्टर 1 से एक पक्का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर 6 या 8 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा। ये बात। तो जनाब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिर चैप्टर 1, 4, 6 एंड 8 मुकम्मल फुल तैयार करने हम आ रहे हैं वापस चैप्टर नंबर 1 पे, और जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, साख्त और खिदमत। और हमेशा की तरह सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, मगर पहले एमसीक्यूज करते हैं। कहाँ पर है जी किताब? चैप्टर, ये तो चैप्टर 2 शुरू हो गया भाई। चैप्टर 1 किधर गया है? ये है चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 20। अच्छा, छोटा सा चैप्टर था पहला, फिर इसका मतलब ये है। चलते जा रहे हैं। लो जी, ये चैप्टर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है और ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है। तो हम सबसे पहले इसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं।
एमसीक्यू नंबर 1 है, मंदरजा झैल में से कौन सी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टॉश एप्पल वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पीछे रह गया फोटोशॉप, जो एडोब कंपनी का बड़ा ही मशहूर प्रोग्राम है एडिटिंग के लिए। फोटोशॉप इसका जवाब था। मल्टी यूजर माहौल में ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है, मल्टी यूजर मतलब है कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कि डाटा की रसाई और डाटा की जो प्राइवेसी है वो तकसीम हो सबके दरमियान। ये जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम यकीनी बनाता है। मसावी डाटा और उसकी राजदारी। उसके बाद अब विंडोज में जो यूजर अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं, अमूमन कंट्रोल पैनल में जो है वो जाया जाता है और उससे बनाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट काम करता है, जो सबसे अहम तरीन चीज है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कर्नल साहब है। ये आर्मी वाले कर्नल नहीं है, ये KERNEL कर्नल साहब है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कर्नल साहब है। ग्राफिकल शेल जो है ये यूजर को इजाजत देता है कि आप आइकन्स पर क्लिक करें और मेन्यूज का इस्तेमाल करें। FCFS पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये एक तरीका है जो कि इसी तरतीब में कंप्यूटर सॉल्व करता है हदायत को, जिस तरतीब में वो कंप्यूटर तक पहुंचती है। यानी आप लाइन में खड़े थे बिल जमा कराने के लिए, तो जो आगे खड़ा था उसका पहला बिल जमा होगा, जो बाद में है वो पीछे होगा, उसकी बाद में बारी आएगी। तो ये वो चक्कर होता है कतार में। एक ही प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेमोरी और जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करते हैं। इनको थ्रेड्स कहते हैं, ये प्रोग्राम का छोटा हिस्सा होते हैं। ये नया प्रोसेस बनाने के लिए जो सिस्टम कॉल होती है उसको फॉर्क का नाम दिया गया, FORK। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मरकजी कंट्रोलर क्यों कहा जाता है? क्यों कंट्रोलर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम? एक हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ा था, और अब ये वो हार्डवेयर था और ये सॉफ्टवेयर है कंट्रोलर जो होता है। पेज नंबर 2 पे चलते हैं पहले। ये जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। ये फैसला करता है कि कौन सा काम पहले किया जाना चाहिए, कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह इस्तेमाल होती है, और एक मखसूस वक्त में कौन सी डिवाइसेस, प्रिंटर या स्पीकर या कोई और फाल होनी चाहिए। ये सारा फैसला कौन करेगा? ये सारा फैसला ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पेज पर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दरमियान यानी यूजर जिसको सार्फ कहते हैं, इस्तेमाल करने वाला, और हार्डवेयर जो कंप्यूटर की मशीनरी है उसके दरमियान किस तरह एक मुतरजम या ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है। पेज नंबर 2। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आसानी से आप इसको निशान लगा लें। कंप्यूटर हार्डवेयर बरह रास्त इंसानी ज़बान को नहीं समझ सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम सार्फ और हार्डवेयर के दरमियान एक मुतरजम का काम करता है। आप एग्जांपल लाजमी दें, मसलन जब आप किसी आइकन पर क्लिक करते हैं, जब आप कुछ चीज़ टाइप करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी इन चीज़ों को हदायत में बदल देता है, जिन्हें हार्डवेयर आसानी से समझ सकता है तक भी कर लें तो बस बड़ा है, अगर बहुत आगे आप नहीं करना चाहते तो यहाँ तक कर लें। ये मैंने डबल निशान इसलिए लगाई हुई है कि जो थोड़ा सा ज्यादा करना चाहते हैं, मिसाला लगाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, वरना वहां तक का लें, समझ सकता है। पूरा का लें और अच्छी बात है। याद रखें, लाइनें नहीं होती कि 3 लाइनों का शॉर्ट है या 4 का या 5 का या 6 का। हम लोग खुद भी बोर्ड के पेपर चेक करते रहे हैं। यहाँ पर कंसेप्ट अहम होता है कि जो कुछ आपने जवाब दिया क्या वो समझ आ गई है एग्जामिनर को, चाहे उसके लिए लाइनें ज्यादा जरूरत पड़ी है चाहे कम हो। टू द पॉइंट जवाब देना है और समझाना है ताकि आंसर आए। अगर उसके लिए एक दो लाइनें फालतू भी हो जाती हैं तो कोई इशू नहीं है। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3, विंडोज में नया यूजर अकाउंट बनाने के लिए एक तरीका बयान करें। सिर्फ एक तरीका पूछा जा रहा है, पेज नंबर 3 पे।
ये पेज नंबर 3 है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। आप कहेंगे विंडोज जैसे जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स के जरिए एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है, जहां यूजर अकाउंट्स के नाम का एक ऑप्शन होता है। आप उसके क्लिक करेंगे, मजीद ऑप्शन आ जाएंगे, उसके बाद ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, वो आपसे यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा और ये पूछेगा कि ये अकाउंट किस किस्म का है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज है या एक मेहमान यानी गेस्ट है या स्टैंडर्ड अकाउंट है। ज़्यादा जो मुकम्मल जो इख्तियारात होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं, स्टैंडर्ड के पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते, वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और जो गेस्ट होता है वो सिर्फ शुगल मेले के लिए होता है कि बस आया, थोड़ा बहुत सिंपल काम किया, नेट यूज़ किया, चले गए। तो या तो जो स्टैंडर्ड यूज़र होते हैं सही काम करने के लिए, या खुद एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेकिन यूज़र जो गेस्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद जनाब अगला सवाल देखना चाहते हैं। ये जो फालतू मैंने लाइनें लगाई इनको मैं मिटा देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। कर्नल शेल से कैसे मुख्तलिफ होता है? ये जो उस तरह के सवाल होते हैं ये बहुत अहम होते हैं। अभी आगे एक और सवाल आने जा रहा है, वर्चुअल मेमोरी रैम से क्यों सुस्त है। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये बहुत अहम सवाल है। तो ये सवाल है कि कर्नल और शेल ये दोनों आपस में यानी इनका फर्क मालूम करना है पेज नंबर 3 पे। ये जी SQ4 कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बुनियादी हिस्सा है जो बरह रास्त कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम के वसाइल क्या होते हैं जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, रैम रोम, हार्ड डिस्क हो गई। ये चीजें जो है ना, ये बसेस हो गई, ये सारे कंप्यूटर के वसाइल हैं। ये फैसला करता है, ये मैं दरमियान में काटा हुआ है, ये आपने काट देना है क्योंकि तस्वीर तो नहीं बनानी, इसलिए मैंने बोला आपसे काट दी है। ये फैसला करता है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इन वसाइल को कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके बाद शेल पे आ जाए। शेल ये है, शेल वो हिस्सा है जो हमारे दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान राब्ते का काम करता है। यानी हम जो डायरेक्ट कंप्यूटर यूज कर रहे हैं हम शेल के साथ राब्ता कर रहे हैं। हमारे काम को फिर शेल कर्नल को भेजता है और कर्नल एक्चुअली वो काम करके दे देता है। ये सार्फ से कमांड वसूल करता है और उन्हें कर्नल तक पहुंचाता है। शेल की दो अकसाम है, एक ग्राफिकल शेल्स होते हैं जैसे विंडोज डेस्कटॉप हो गए, और एक कमांड लाइन शेल्स होते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट होती है भाई। मेरा ख्याल है इस पे वो कमांड प्रॉम्प्ट मैंने बंद की हुई है क्योंकि नई विंडो नए कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, तो किसी दिन मैं खोल के आपको दिखा दूंगा कि कमांड लाइन पे कैसे काम करते हैं। वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया है, एक डिफरेंट तरीका है काम करने का। उसमें सिर्फ काली स्क्रीन होती है और सफेद रंग में आपने हर चीज को टाइप करके लिखना है याद, बस यहाँ तक अंडरलाइन करना है, कमांड लाइन शेल। तो ये दो फर्क आ गए। वापस आते हैं और देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। एक सिस्टम लाइब्रेरी और इसके मकसद की एक मिसाल दें। सवाल नंबर 5 है, पेज नंबर 5 पे आपने आना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। सिस्टम, अच्छा याद रखें, आप लाइब्रेरीज में जो जाते हैं क्यों जाते हैं, वहाँ किताबें पढ़ी हैं, इल्म हासिल करने जाते हैं। वो किताबें आपने नहीं लिखी बल्कि पहले से लोगों ने लिख कर आपकी सहूलत के लिए भेज दी हैं और लाइब्रेरी वालों ने रैक्स में वो तरतीब के हिसाब से लगा दी हैं। तो याद रखिए, हम बहुत से काम जो करते हैं कंप्यूटर को नहीं बताते। कंप्यूटर ने पहले से वो चीज़ें अपने पास तैयार करके रखी होती है, हम सिर्फ उनको यूज़ करते हैं और कंप्यूटर में उनका काम करके फौरन दे देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर हमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने पड़ते थोड़े थोड़े काम करने के लिए। तो सिस्टम की लाइब्रेरियां तैयार शुदा हदायत का मजमूआ होती हैं जिन्हें प्रोग्राम आम कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फाइलें खोलना या स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाना। मसलन जब किसी फोटो एडिटिंग की कोई तस्वीर खोलने की ज़रूरत होती है तो वो फाइल को पढ़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी का तरीका इस्तेमाल करता है। बस यहाँ तक करना है, इतना बड़ा है, आगे मिसाला ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, FCFS, पहले आओ पहले पाओ, इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। पेज नंबर 8। फायदा तो ये है, बच्चा ने सबके साथ इंसाफ हो रहा है, सारे लाइन में खड़े हैं और जूं जो बारी आती जा रही है वो अपना काम उनका हो रहा है, बिल जमा हो रहा है, जो भी हो रहा है।
मगर नुकसान ये है कि हो सकता है जो आपके आगे एक बंदा बैठा हो उसके पास 20 बिल हो, पूरे मोहल्ले का वो सवाब के तौर पर बिल लेकर गए हुए होते हैं, वॉलंटरी लोग करते हैं। और एक आप आए, हालांकि आपका ज्यादा अहम काम था, आपने किसी और जगह पे जाना था मगर बिल भी जमा कराना है और आप उसके पीछे जाके खड़े हो गए। अब उसको बिल जमा होने में या उससे अगले बंदे के पास भी अगर ज्यादा बिल थे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको जो है वो वक्त कीमती जाया हो रहा है। तो ये इसका एक नुकसान होता है इस सिस्टम का। जब सीपीयू तरतीब के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है तो हो सकता है एक हदायत छोटी होगी वो बेचारी पीछे जाके दब जाती है और एक बड़ी लंबी हदायत पहले जाके काम करना शुरू कर देती है। जैसे किसी फाइल को सेव आप काम करें और आपने प्रिंट कमांड लगा दी, उसके 100 पेज प्रिंट करने थे और साथ उसको सेव करने की भी कमांड लगा दी। अब अगर तो सीपीयू पहले प्रिंट करना शुरू कर देता हो तो दरमियान में अचानक बिजली बंद हो जाती तो आपका डाटा उड़ जाता। लेकिन होता क्या है, इसलिए अब नए जदीद कंप्यूटर्स में कई तरह की टेक्निक इस्तेमाल होती है, इसमें प्रायोरिटी तकनीक इस्तेमाल होती है। जो छोटे काम और ज़्यादा अहम हो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पहले कर देता है। जब आप किसी फाइल को कंट्रोल एस करते हैं, साथ कंट्रोल पी करते हैं प्रिंट करने के लिए, तो याद रखें पहले वो फाइल को सेव करेगा फिर प्रिंट करेगा, हालांकि आपने पहले प्रिंट की कमांड दी हुई थी। तो ये चीज़ें इसका फ़ायदे हैं। अब देखिए किताब पे चलते हैं। एफसीएस एक सादा और मुनसफ़ाना शेड्यूलिंग तरीका है। इसको समझने और लागू करना आसान है क्योंकि प्रोसेस जैसे जैसा हदायत कंप्यूटर को मिल रही है ऐसे ऐसे सीपीयू सर्व करके देता जा रहा है। बात मानने वाला कोई भी प्रोसेस ये नहीं कह सकता कि चलो भाई आगे से हट जाओ मुझे रास्ता दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कई दफा जो छोटे प्रोसेस और अहम प्रोसेस होते हैं वो तवील प्रोसेस के पीछे कतार में खड़े होने की सूरत में लंबा अरसे तक इंतजार करते रहते हैं। इसको कन्वायर इफेक्ट कहते हैं, जो सिस्टम की मजमूई कारकर्दगी को मुतासर करता है। आपका काम रुक जाएगा हालांकि आपका काम छोटा था। अच्छा, ये आपकी मालूमात के लिए बताया जा रहा है, क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर जाने, क्योंकि जानना आपका हक है। ये जो आपका कंप्यूटर का सीपीयू है ये एक सेकंड में लाखों प्रोसेसेस करता है। लाखों नहीं बल्कि अब मिलियंस है, करोड़ों में करता है। कंप्यूटर नैनो सेकंड में काम करता है, एक सेकंड के अरबवें हिस्से में। कंप्यूटर करोड़ों हदायत को एक सेकंड में प्रोसेस कर, इसके अंदर जो स्विच लगी हुई हैं, ट्रांजिस्टर्स, वो एक सीपीयू के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर करोड़ों स्विचेस लगी हुई हैं। कभी आप नेट पे जरा एनवीडिया का जो प्रोसेसर है उसको जरा देखिएगा, आपको वो दिखाएगा खोल के, उसके अंदर एक पूरी दुनिया है। आप समझेंगे कि ये एक पूरा जहान है। ये सिर्फ आपके नाखून जितनी है जिसके अंदर करोड़ों सर्किट्स बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी अपने कमाल पे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जनाब अगला सवाल है, और ये सवाल जो है ना ये कौन सा है मैं देखता हूँ। वर्चुअल मेमोरी रैम से सुस्त क्यों होती है? एक तो कंप्यूटर की अपनी ज़ाती मेमोरी है जिसको रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। आप मोबाइलों में भी यूज़ करते होंगे, 4 जीबी, 8 जीबी, 2 जीबी। और एक वर्चुअल मेमोरी होती है। लेकिन होता क्या है कि वर्चुअल मेमोरी रैम से सुस्त होती है। क्यों सुस्त होती है? भाई इसका नाम ही वर्चुअल मेमोरी है। इसका जवाब किताब के अंदर एग्जैक्टली नहीं है, टॉपिक ज़रूर है मगर जवाब बहुत लंबा बन जाएगा। फिर आप कहेंगे भाई ये तो उस्ताद ने पूरा लॉन्ग करा दिया। एक्चुअली ये लॉन्ग सवाल भी है, तो उसका जवाब मैंने निकाल के रखा है, आप इसको जनाब नोट कर लें। वर्चुअल मेमोरी रैम से सुस्त क्यों होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी एक फिजिकल मेमोरी है जो तेज रफ्तार सेमी कंडक्टर चिप्स पर मुश्तमिल होती है। ये बहुत तेज रफ्तारी के साथ बरह रास्त डाटा तक रसाई हासिल कर सकती है, जबकि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली जरा आपको मैं बता भी दूं। अब सपोज आपने कंप्यूटर में, जो आपके मोबाइल में 4 जीबी की रैम लगी हुई है या कंप्यूटर में 8 जीबी की रैम लगी हुई है, मगर जो प्रोग्राम या जो गेम आपने ओपन की है ये बहुत बड़ी है, सारा डाटा एक वक्त में आ नहीं पा रहा, तो फिर आपका मोबाइल का प्रोसेसर या आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो आपकी हार्ड डिस्क को, एसएसडी को, या आजकल कंप्यूटर में एसडी रैम लगी होती है उसको कुछ हिस्से को एक आर्जी तौर पर रैम बना लेता है और इसको वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अब ज़ाहिर बात है ये रैम बना देता है मगर ये रैम तो नहीं है, रैम तो और थी। तो फिर वहां से डाटा पढ़ने में उसको देर लग जाती है, जबकि रैम से डाटा पढ़ना उसके लिए आसान है क्योंकि वो उसकी अपनी जाती मेमोरी है।
یہ ایسی طرح جیسے آپ کے پاس کوئی چیز پڑی تھی مگر تعداد میں زیادہ ہوگی تو بجائے آپ اپنے پاس جیب میں رکھنے کے آپ نے اپنی الماری میں یا اپنے ریک میں رکھ لی. اب وہاں سے اٹھا کے پڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے لیکن جو چیز آپ کی جیب میں ہے آپ اس کو فوراً پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ فرق ہوتا ہے. ورچوئل میموری آپ کی ہارڈ ڈرائیو ایس ایس ڈی کے ایک حصے کو ریم کے ایکسٹینشن توسیع کے طور پر استعمال کرتی ہے. جب سسٹم میں فزیکل میموری یعنی ریم ختم ہو جاتی ہے تو اسٹوریج سے ڈیٹا کی رسائی حاصل کرنا ریم سے رسائی حاصل کرنے کے مقابلے میں بہت سست ہوتا ہے. یہ بات بتانی تھی. جب کمپیوٹر کی ریم فل ہو جاتی ہے تو وہ کام چلانے کے لیے آپ کے ایس ایس ڈی کے ایک حصے کو ریم بنا لیتا ہے لیکن یہ سلو ہوتی ہے. تو یہ جناب جواب آپ نے لکھنا ہے. یہاں ویڈیو کو روک کے اس کو لکھ لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں. بہتر ہے لکھ لیں. کاپی پینسل ایک پکی بنا لیں. اس کے بعد واجی سسٹم کال کی تعریف کریں. پیج نمبر 11. جب کمپیوٹر کو سی پی یو کو ایک نیا کام دیا جاتا ہے ایک نئی ہدایت دی جاتی ہے اس کو سسٹم کال کہتے ہیں. سسٹم کال ایک درخواست ہے جو کسی پروگرام کے ذریعے آپریٹنگ سسٹم سے ایک مخصوص کام انجام دینے کے لیے کی جاتی ہے. جو پروگرام براہ راست نہیں کر سکتا وہ صارف کے پروگرام اور کرنل کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے. یہاں تک کرنے کے بعد جمپ لگائیں. سسٹم کال کے بغیر وہ پروگرام جو براہ راست ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتے ہیں غیر محفوظ اور پیچیدہ ہو سکتے ہیں. پہلی دو لائنیں کرنی ہیں یہ والی اور اس کے بعد یہاں سے یہ کرنا. اب سیٹ ہو گئے. اب آتے ہیں جی آپ کا اگلا سوال جو کہ یہ میں ساتھ ساتھ مٹا دوں بہت یہ کھپ بن جاتی ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں کون سا ہے. میرا خیال ہے دو شارٹ رہ گئے ہیں. فائل سسٹم کیا کام کرتا ہے. واٹ از فائل سسٹم. پیج نمبر 13. فائل سسٹم جناب آپ کی فائلوں کو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو مینیج کرتا ہے فائلوں کی شکل میں فولڈر کے شکل میں. خود آپ موبائل بھی یوز کرتے ہیں وہاں فولڈر ایک پڑا ہوتا ہے فائلز کا نام کا ایک فولڈر پڑا ہوتا ہے اس کے اندر فائلیں پڑی ہیں. آڈیو فائلیں علیحدہ پڑی ہیں ویڈیو علیحدہ پڑی ہیں تصویریں علیحدہ پڑی ہیں آوازیں علیحدہ پڑی ہیں. تو یہ سارا وہ طریقہ ہے مگر یہ ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے. ایک فائل سسٹم وہ طریقہ ہے جس سے ایک آپریٹنگ سسٹم ایک اسٹوریج ڈیوائس جیسا کہ ہارڈ ڈرائیو ایس ایس ڈی یا یو ایس بی پر یہ جو چھوٹی سی یو ایس بی ہے پر فائلوں کو ذخیرہ اور منظم کرتا ہے. یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہر فائل کو کہاں رکھا جائے گا اور یہ اس مقام کو یاد بھی رکھتا ہے. یہاں تک رکھتا ہے تک. اس کے بعد دو ایگزامپل پوچھی گئی ہیں. دو ایگزامپل ہیں. فیٹ 32 جو ہے وہ یو ایس بی میں استعمال ہوتی ہے اور جو آپ کی ونڈوز ہے آپریٹنگ سسٹم ہے یہ عموماً این ٹی ایف ایس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. نیو ٹیکنالوجی فائل سسٹم اس کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر سیکورٹی ہوتی ہے اس کے اندر آپ فولڈرز کو لاک بھی کر سکتے ہیں. اگر ایڈمنسٹریٹر فولڈرز کو لاک کر لے تو جو یوزر ہوتے ہیں باقی اسٹینڈرڈ یوزر یا پاور یوزر یا گیسٹ وہ اس فولڈرز کو نہیں دیکھ سکتے. یاد ہے یہ جواب تھا جی. آخری سوال ہے جناب ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ملٹی ٹاسکنگ ایک وقت میں کئی کام کرنا. ملٹی ٹاسک کمپیوٹر میں ملٹی ٹاسکنگ کیا ہوتی ہے تعریف کریں. پیج نمبر 6. ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم ایک ہی صارف کے ذریعے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پروگراموں کو کھولنے اور استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور آپ ضرورت پڑنے پر آسانی سے ان کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں ساتھ منیمائز کر کے گیم کھیل رہے ہیں کہیں کال آ جائے گی ان کو منیمائز کر کے کال ریسیو کریں گے کال ختم کریں گے پھر ایک اور پروگرام کھولیں گے. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اب یہ جدید آپریٹنگ سسٹم میں پاسبل ہوتا ہے کہ سی پی یو ایک وقت میں کئی آپ کو ڈفرنٹ کام کر کے دے رہا ہوتا ہے. جیسے اگزامپل آپ دے سکتے ہیں مثلا آپ موسیقی سن سکتے ہیں کسی دستاویز کو یعنی ڈاکومنٹس کو اوپن کر سکتے ہیں انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں گیم کھیل سکتے ہیں. تو یہ واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں. اپنے ایک روزمرہ کی اگزامپل آپ دیا کریں اگزامپل ساتھ دے دیں تو بہتر ہے. تو جناب یہ تھے میرا خیال ہے شارٹ کوسچن. جب دیکھتے ہیں کیا کوئی سوال رہ تو نہیں گیا.
سوال جناب ایکسرسائز کے 5 ہیں اور ان میں سے ایک لانگ ایسا ہے جو پوری ایک صفحے کا لانگ کوشچن ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کے اندر جو اس کا جواب ہے وہ اس سے بھی چھوٹا ہے، لیکن بڑی یہ انٹرسٹنگ لانگ کوشچن نمبر 5 ہے، یہ کنسیپچول ہے، اور باقی جو 4 سوال ہیں لانگ کوشچن وہ کتاب میں موجود ہیں، تو کر لیتے ہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیتے ہیں، پیغام سنیں تو پہلے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کیا صورتحال ہے. تو پھر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.